हेलो गाइस, वेलकम इन टुडेज वीडियो क्लास। और इस वीडियो क्लास में हम आज जो पेपर हुआ है आपका कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी का 12 मार्च 2025 को उसका सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का वन बाय वन सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। ये जो वीडियो है वो काम आएगा नेक्स्ट ईयर जो एग्रीकल्चर मैथ का एग्जाम देने जा रहे हैं 11th क्लास में, उनकी प्रैक्टिस के लिए। और आप जो दे चुके हैं उन बच्चों के काम आएगा अपना स्कोर चेक करने के लिए कि उन्होंने कितना स्कोर आज के पेपर में किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा दिया भी गया है। इस बार पेपर में कोई कठिनता है नहीं किसी प्रकार की। जिस जिसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है कमेंट जरूर कीजिएगा, और जिस जिसका पेपर जो कह रहा है कि खराब हुआ है वो भी कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक नंबर का। ये बहुविकल्पीय है, चार विकल्प दिए गए हैं, चार में से कोई एक ठीक है। अब पता लगाते हैं कि कौन सा ठीक है। देखो यहां जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है 0.0256 माइनस 0.0169 ये दिया गया है अपॉन 0.16 माइनस 0.13। ऊपर जो ये संख्या है, ये वाली संख्या 0.0256 यानी 0.0256, इसको हम 0.16 की घात 2 लिख सकते हैं। ये स्क्वायर है इसका। और ये जो संख्या इधर है, इस संख्या को हम 0.13 का वर्ग लिख सकते हैं। और बटे में हो जाएगा 0.16 माइनस 0.13। अब हमने पढ़ा है एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला कौन सा है? क्योंकि हमने ये पढ़ा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी टू ए माइनस, है ना। तो ये यहाँ ऊपर जो हमें नजर आ रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला है। यहाँ पर हम 0.16 में पहले जोड़ देते हैं 0.13 को, और ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज, और फिर 0.16 में से घटा देते हैं 0.13 को, और अपॉन में आ जाएगा 0.16 माइनस 0.13। हम देख रहे हैं कि ये जो माइनस वाला ब्रैकेट है ये ऊपर नीचे दोनों में है, अंश और हर दोनों में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 0.16 प्लस 0.13 इनको अगर हम जोड़ दें तो 0.29 बन जाएगा। और ये हमें ऑप्शन 3 में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। ओके, बात समझे ना? ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है लघुगणक से। इसको कैसे सोल्व करना है समझिए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिए। देखिए, हमें दिया गया है log बेस 3 दे दिया है इसका, और 729 दे दिया है। तो इसकी सॉल्विंग बड़ी आसान है। देखो, इस 729 को हम 3 की घात 6 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ घातांक सिद्धांत यूज करेंगे, क्योंकि अगर कहीं log m की घात n हो तो उसको हम n log m लिखते हैं। तो यहाँ हम इसे घात को पहले लिख देंगे, 6 लोग बेस 3 पर 3 हो जाएगा। अब चूंकि अगर कहीं पर ऐसा हो कि लोग बेस ए पर ए है, तो वो 1 के इक्वल लिखा जाता है। तो यहाँ 6 इंटू ये जो देख रहे हैं आप लघुगणक, ये 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, और आंसर हमारा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक नंबर का है, ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ आपको एक सीरीज दी गई है, एक श्रेणी दी गई है, और इसका सारवंतर हमें बताना है।
सबसे पहले आप देखें अगर तो प्रथम पद कितना है इसका, प्रथम पद -125 और इसका द्वितीय पद कितना है? द्वितीय पद इसका -120। अब अगर हमें सारवंतर ज्ञात करना होता है तो हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो ये A2 माइनस A1 आएगा, -120 से घटा देते हैं -125। ओके, -120 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 100 का, और 125 में से 120 घटाओगे तो आंसर मिलेगा प्यारे दोस्तों, और 5 हमें ऑप्शन फर्स्ट में दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ हमें a-1/a=5 दिया हुआ है और हमें वैल्यू पूछी है a² + 1/a² की। तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। 1/a/1 - a का होल स्क्वायर। अब इसमें होल स्क्वायर अप्लाई करो तो ये a² + 1/a² और -2a इंटू 1/a हो जाएगा। a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ वैल्यू रख देते हैं, 5 है इसका वैल्यू, a-1/a का, इसका स्क्वायर हो गया, और ये a² + 1/a² -2 हो गया। ये हो गया 25, और ये जो माइनस का 2 है ये लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और a² + 1/a², और 25 और 2 27 हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अंग है इसका 1 का ही। यहाँ हमें सेक थीटा का वैल्यू दिया है इसने 5/4, और पूछा है कि बताओ साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा। कई सारे तरीके हैं इसको करने के, उन्हीं में से एक तरीका है त्रिभुज बनाकर बताना। त्रिभुज भी बना सकते हैं, सर्व समीका का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो सर्व समीका के प्रयोग से करा देता हूँ, देखो इसे। ये जो सेक है ना, इसको अगर मैं कोस में चेंज कर दूं, यानी यहाँ कोस थीटा लिख दूं, तो बस कितना करना पड़ेगा, 4 को ऊपर 5 को नीचे लिखना पड़ेगा, बस इतना करना पड़ेगा। अब अगर हमें चाहिए साइन थीटा का वैल्यू, तो हम यहाँ सर्व समीका 1 का बदला हुआ रूप अप्लाई कर देंगे, और यहाँ आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ कोस थीटा का वैल्यू डाल देते हैं तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, और √1 - 16/25 हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर एलसीएम लेंगे तो 25 - 16/25 आ जाएगा। अब 25 में से 16 घटाओ तो 9 बचते हैं, बटे में 25, ऊपर अंडर रूट है, और 9 का वर्गमूल 3 और इसका 5 आ जाएगा। तो आंसर सेकंड मैच हो रहा है, 3/5। बात आई समझ? उम्मीद है आपके सॉल्यूशन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, सीरीज दी गई है इसमें एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी है ये। अनंत गुणोत्तर श्रेणी में आपको इसका प्रयोग करते हुए सिद्ध करके दिखाना है, ये जो इधर लिखा गया है। देखिए y = x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस इन्फिनिटी। ठीक है जी। अब देखो अनंत गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल, पहले आपको ये पता होना चाहिए एस इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है। तो ये होता है a/1 - r के इक्वल। a होता है प्रथम पद। तो यहाँ अगर मैं बात करूं प्रथम पद की, तो a यहाँ x के बराबर है, और बात करूं सार्वनुपात r की, तो वो भी किसके बराबर है, x के बराबर है। कैसे? आप दूसरे पद को पहले पद से भाग दे दो, जो भी मिलेगा वही सार्वनुपात होगा। ओके, तो अब यहाँ y बराबर लिखा जा सकता है a/1 - दैट मीन्स a के स्थान पर x रख दो, और 1 - r के स्थान पर भी x रख दो।
या फिर इनकी तिरछी गुणा कराओ, किसकी, इसकी और इसकी गुणा कराओ, तो ये y इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। y की गुणा अंदर करा दो, x वाले पद को x वाले पद के साथ में लेकर जाओ, x प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, बात समझते जाइएगा। x को कॉमन ले लो, x को कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस वाई बचेगा, या फिर यहाँ से x को यहीं रखते हुए 1 प्लस वाई को राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये आएगा हमारे पास। और यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था, आप यहाँ देख सकते हैं x इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। तो इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और लिख देंगे हैंस प्रूव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 नंबर में पूछा गया है। हमें दिया गया है साइन 60 डिग्री इंटू, सॉरी 10 दिया गया है आगे, टेन 30 डिग्री और इंटू कोस 45 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू रख देते हैं। साइन 60 का वैल्यू होता है अंडर रूट 3/2। टेन 30 का होता है 1/√3। कोस 45 का होता है 1/√2। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया और हमारे पास फाइनल आंसर बचा 1/2 अंडर रूट 2। ठीक है जी, ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, ये उससे भी सिंपल है। किसी वर्ग अंतराल की सीमाओं के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो सीधा ही उत्तर लिखा जाएगा, इसका उत्तर होगा वर्ग चिन्ह। इसको बोला जाता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को इंग्लिश में कहते हैं क्लास साइज, मिड पॉइंट। क्लास साइज नहीं कहेंगे, मिड पॉइंट कहेंगे। ठीक है, वर्ग चिन्ह लिख लो आप, बस हिंदी ही रखो अपनी। वो देखो, संख्याओं 14, 20, 6, 28, 34 और 36 का माध्य पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ माध्य का सूत्र लिखेंगे हम। माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या। बहुत सिंपल क्वेश्चन पेपर दिया गया है इसमें, सबके बहुत ही अच्छे नंबर आने चाहिए इसमें। पद है हमारे पास 14 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 28 प्लस 34 प्लस 36, और बटे में कितने हैं? ये हमारे पास 6 हैं। काउंटिंग करें अगर इनकी तो 6 हो रहे हैं। सभी का योग निकाल लेते हैं। 6 और 4 10 और 8 18 और 6 24 और 4 28, 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12 और 1 13 बटे हैं। इसको 6 से डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12 चल जाएगा, 6 तिया 18 चल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 23। ओके, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है। इसमें हम जो प्रूव करेंगे उसका एलएचएस ले लेते हैं एक बार। एलएचएस बराबर 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन क्यूब 30 डिग्री। वैल्यूज रखते जाएंगे सबके। 4 इंटू कोट 45, कोट 45 का मान 1 होता है, 1 रख दिया। सेक 60 का मान, कोस 60 का 1/2 होता है, तो सेक का 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। प्लस साइन 30 का 1/2 होता है, इसका क्यूब करेंगे। अब यहाँ देखो 4 गुणा 1 होगा तो 4 ही लिखा जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 और प्लस यहाँ 1/2 का घन 8। 4 से 4 कट गया क्योंकि वो माइनस प्लस के हैं और बच गया 1/8।
ये इसका आरएचएस है। देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, बिल्कुल ध्यान रखा गया है। अब की बार आपको 100% पास होने का पूरा मौका दिया गया है। ये क्वेश्चन कल प्रैक्टिस सेट में भी मैंने आपको सोल्व कराया था और बताया था कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब भी सोल्व करा देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये एलएचएस हमने ले लिया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब इस एलएचएस लेने के बाद हमें करना क्या है, हमें इसके हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देनी है। हर है इसका 1 प्लस कोस थीटा और इसका संयुग्मी अगर कहा जाए तो वो होगा 1 माइनस कोस थीटा। तो हमने 1 माइनस कोस थीटा से नीचे ऊपर गुणा कर दी, यानी अंश और हर में गुणा कर दी। तो ऊपर हम देख पा रहे हैं 1 माइनस कोस थीटा एज इट इज रहेगा, लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा और नीचे दो वर्गों का अंतर बन गया, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो ए का काम इसमें 1 कर रहा है और बी का काम कोस थीटा कर रहा है, तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ऊपर 1 माइनस कोस थीटा को एज इट इज रहने देते हैं, इसका स्क्वायर भी रहने देते हैं और नीचे एक सर्वसमी का यूज करते हैं, चूंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें हम, ये अंडर रूट जो है ना इन स्क्वायर्स से हट जाएगा, तो हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा बच रहा है एक, तो वो बचाए रखेंगे अपॉन में साइन थीटा आ जाएगा। अब हमें इस साइन थीटा को अंश के दोनों पदों के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो इसको हमने कर दिया है डिस्ट्रीब्यूट। अब 1 अपॉन साइन थीटा हम जानते हैं कोसेक थीटा के बराबर होता है और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा के बराबर होता है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आरएचएस है जो हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव। बात समझ आई? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे। क्वेश्चन नंबर 8 2 नंबर का पूछा गया है आपको, इसमें दो बिंदु दिए गए हैं। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए बिंदु। दिए गए बिंदु हैं 2,6 व -6,-2। इनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करते हैं, इनमें से एक पॉइंट को x1 y1 मान लेते हैं और दूसरे को x2 y2 मान लेते हैं। और अब मध्य बिंदु के निर्देशांकों के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे, फॉर्मूला अप्लाई होता है x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, ऐसे निकालते हैं। ओके, तो x1 2 है, y1 -6 है, इसलिए मैं बीच में माइनस लिख रहा हूँ। ऊपर तो प्लस है लेकिन प्लस माइनस माइनस लिख दिया मैंने यहाँ पर, बटे में 2 बच गया। फिर y1 6 है, y2 -2 है, बटे में 2 आ गया। प्लस माइनस माइनस हो गए यहाँ पर। तो यहाँ 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 बचेंगे और 6 में से 2 घटाएंगे तो +4 बचेंगे, बटे में 2 आ जाएगा। अब हम इस -4 को 2 से डिवाइड करें तो -2 और 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2। ये है 2 नंबर का। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। 100% रिजल्ट रहना चाहिए इस बार, इतना अच्छा पेपर दिया गया है। एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दे रखे हैं। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ एक वृत्त ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ।
चलो इससे काम चला लेते हैं। ये व्यास खींच लेते हैं इसका एक, ये व्यास हो गया, यहाँ बिंदु ओ लिख लेते हैं, इधर ए लिख लेते हैं, इधर बी लिख लेते हैं। ओके, अब देखो ए के निर्देशांक हमें 7 - 1 दे रखे हैं और बी के निर्देशांक हमें 5 और 3 दे रखे हैं और हमें केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। केंद्र ओ के निर्देशांक, देखो आपको एक बात याद रखनी है, केंद्र जो होता है ना व्यास के सिरों का मध्य बिंदु होता है, तो ए व बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो आप, यहाँ पर वही केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो 7 + 5, एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ो, 2 से भाग दे दो, वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट जोड़ो और 2 से भाग। 7 और 5 12/2 हो जाएगा और यहाँ 2/2 बचेगा। 12 को 2 से भाग कर दो, 6 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। ये है केंद्र के निर्देशांक। और इसने त्रिज्या भी पूछी है, तो त्रिज्या कैसे निकलेगी? केंद्र और एक बिंदु के बीच की दूरी, तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या बराबर होगी दूरी OB, मान लो दूरी OB जो है वो त्रिज्या हो जाएगी। और OB दूरी को निकालने के लिए हम दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मैटर करता है ये कि x1 y1 किसको और x2 y2 किसको माना जाए। तो हम x1 y1 मान लेते हैं इसको, ये x1 y1 हो गया हमारा, और x2 y2 हम b के निर्देशांकों को मान लेते हैं और ये सभी वैल्यूज उठाकर इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो x2 का वैल्यू 5 है, x1 का वैल्यू 6 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 का वैल्यू 3 है, y1 का वैल्यू 1 है, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया हमने। 5 में से 6 गए, -1 बचे, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, और 3 में से 1 गया तो 2 बचे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और त्रिज्या निकल जाएगी √5 मात्रक। ये त्रिज्या का मान हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, इस तरीके से सोल्व होना था। और ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का हम मिस हो गया। चलिए मैंने नोट कर दिया है ये क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें कहा गया था कि यदि लंबवतीय बेलन का वक्र पृष्ठ तीरों के क्षेत्रफलों के योग का दोगुना हो तो उसकी ऊंचाई और आधार के व्यास में अनुपात ज्ञात करो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी ऊंचाई और त्रिज्या क्या है, तो हम उसको मान लेते हैं। माना बेलन की ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है, तब दिया है जो इसका वक्र पृष्ठ है वो बराबर है, नहीं दुगना है, 2 × तीरों के क्षेत्रफलों का योग। तो वक्र पृष्ठ होता है लंबवतीय बेलन का 2πr/h। ये दुगना है किससे? सिरों के क्षेत्रफल के योग से। सिरों का क्षेत्रफल होता है πr² प्लस दूसरे सिरे का भी होगा πr²। 2 से ये 2 कट गया और 2 यहाँ हमारे पास बच गया, माफी चाहूंगा, यहाँ हमारे पास बच गया है πr/h।
ओके। और इधर हमारे पास बच गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम पाई से पाई को भी कैंसिल कर देते हैं और इस आर से इस स्क्वायर को भी कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास रह गया h इक्वल्स टू 2r। इसने हमें पूछा था कि ऊंचाई और आधार के व्यास में अनुपात बताओ। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, h इक्वल्स टू 1 इंटू 2r लिख सकते हैं ना। 2r ना व्यास को कहते हैं, या फिर हम इस 2r को लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो ये h के बटे में आ जाएगा, h/2r इक्वल्स टू 1। और 1 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। ओके। अब हम इसको अनुपात के फॉर्म में लिखे तो h अनुपात 2r इक्वल्स टू 1:1 होगा। तो ये अभीष्ट अनुपात हो गया, ये ऊंचाई हो गई, इधर ऊंचाई अनुपात व्यास बराबर 1:1। ये हमें इसमें बताना था। 1:1, ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि ये जो समीकरणें हैं इनका आलेखीय विधि से हल कीजिए। सबसे पहले हमारे पास ये जो समीकरण है दो चरों वाली, हम इसके दो सॉल्यूशन ज्ञात कर लेते हैं। देखो जब हम इसमें x बराबर 0 रख रहे हैं तब क्या होगा, तब y का वैल्यू 6 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टर्म तो 0 हो जाएगा पूरा, ये टर्म 0 हो जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 2 से 12 को काट कर 6 आ जाएगा। और जब हम इसमें y बराबर 0 रख रहे हैं तो x बराबर ये 12 आ जाएगा। या तो हम इसमें y बराबर 0 रखें या फिर हम इसमें x का वैल्यू कुछ और भी रख सकते हैं। कुछ और क्या रख सकते हैं आप, इसमें अगर y का वैल्यू 4 रख लो, x का वैल्यू 4 रख लो अगर आप, तो यहाँ देखो 4 + 2y बराबर 12 बनेगा। फिर ये 2y बराबर 12 माइनस 4 हो जाएगा, 2y बराबर 8 हो जाएगा, y बराबर 2 चौक 8 होते हैं तो 4 आ जाएगा। तो ये बढ़िया रहेगा, ये रख लेते हैं हम। तो हमें दो दो सॉल्यूशन मिल गए इस समीकरण के, जो दो चरों वाली है इसमें, इसके दो सॉल्यूशन मिल गए। और एक हमारे पास एक चर की समीकरण है, उसका सॉल्यूशन ज्ञात करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक्सेस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स ड्रॉ कर लेते हैं हम। देखो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। इन पर हम एक एक सेंटीमीटर के बराबर बराबर चाप लगा देंगे। एक एक सेंटीमीटर के बराबर बराबर चाप, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया, इधर भी एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। अब पहला बिंदु देखिए इस रेखा का, 0 और 6 है पहला बिंदु। तो 0 6 ये है यहाँ पर, ये पॉइंट है 0,6। दूसरा पॉइंट है 4,4। तो इस वाली लाइन पर अगर हम चलें और ऊपर वाली लाइन पर हम जहाँ पर भी 4 आए वहाँ पर रुकें, तो ये है हमारे पास 4,4। अब हम इनको मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से हो जाएगी ये लाइन ड्रॉ। फिर इसके बाद है हमारे पास एक लाइन, इस लाइन के ऊपर इसका पहले समीकरण लिख देते हैं, x + 2y इक्वल्स टू 12 है इसका। फिर हमारे पास दूसरी लाइन है, वो तो डायरेक्टली हमें दे रखी है, x इक्वल्स टू 5 दे रखी है। x इक्वल्स टू 5 ये वाली लाइन जाएगी, ये x इक्वल्स टू 5 होगी। अब हम अगर देखें तो ये इसको कहाँ पर काट रही है, इसको 3 पर काट रही है ये। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ 5,3। ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे हल। हल होगा 5,3। अगर हम इसको मिलाएंगे, हम प्रॉपरली इसको खींचेंगे जब हम स्केल से, तो ये 3 पर जाकर मिलेगा इधर। तो इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 3। ये ग्राफ से सॉल्यूशन है जो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है
यदि किसी तार का व्यास 5% कम कर दिया जाए तो बताइए कि उसकी लंबाई कितने प्रतिशत अधिक कर दी जाए कि तार का आयतन न बदले। अब इसमें देखो, दो दो तो त्रिज्याएं माननी पड़ेंगी और दो दो लंबाइयां। तो सबसे पहले हम यही इसका एक डेटा तैयार करते हैं और लिखते हैं माना तार की प्रारंभिक लंबाई तथा त्रिज्या क्रमशः L1 व R1 तथा अंतिम लंबाई व त्रिज्या क्रमशः L2 व R2 हैं। तब प्रारंभिक आयतन प्रारंभिक आयतन को हम V1 से डिनोट कर लेते हैं। अब तार जो होता है ना बेलनाकार होता है, याद रखिएगा। तो आयतन हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर L1, ये प्रारंभिक हो गया। अब हम देखें, तार का व्यास 5% कम कर दिया गया, यानी जो L2 है ना वो L1 था पहले, लेकिन L1 में से L1 का 5% कम कर दिया, यानी 5% घटा दिया। तो L1 माइनस L1 गुणा 5% को 5/100 लिखेंगे, ठीक है। और 100 को अगर हम इधर गुणा कराए इसमें, तो ये 100 में से 5 घटकर 95 L1 हो जाएगा। बात समझिए, देखो 100 की गुणा यहाँ कराएंगे, ये 100 L1 हो जाएगा, इसमें से 5 L1 घटा देंगे तो 95 L1 बचेगा, ठीक है। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। 95 L1 और बटे में 100, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, इसको काटिएगा मत, अभी बाद में काटेंगे। और जो इसकी त्रिज्या है R2, देखो वैसे तो इसमें क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर L1 का यूज कर लिया जबकि यहाँ पर R1 यूज होना था। देखो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, इसको बदल देता हूँ अभी। L1 की जगह पर R1 यूज होगा और L2 की जगह पर R2 यूज होगा। R1 में से R1 का 5% यहाँ भी क्या होगा, R1 होगा और R1 होगा और यहाँ भी R1 होगा, ठीक है जी। ये होगा, किसी तार का व्यास 5% कम कर दिया जाए तो बताइए कि उसकी लंबाई कितने प्रतिशत अधिक कर दी जाए। ओके, तो व्यास में कमी ही त्रिज्या में कमी कहलाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हमने चाहे तो यहाँ पर डी का यूज करते या फिर त्रिज्या आर का यूज किया, दोनों से आंसर सेम ही आना है। अब देखो भाई, हमें अंतिम आयतन ज्ञात करना। अंतिम आयतन, अंतिम आयतन होगा पाई R2 स्क्वायर L2। ओके, इसमें हम R2 का वैल्यू पुट कर देते हैं। R2 का वैल्यू हमारे पास आया है 95। अच्छा, अब जरूरत है कि इसको हम डिवाइड करके थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो इसको काट देते हैं हम। 5 से काट देंगे पहले इसको, 5 एकम 5 चल जाएगा, 5 नम 45 और 5 दूनी 10, 19/20। तो यहाँ 19/20 R1 का स्क्वायर और L2 आ जाएगा। ओके, अब देखो जैसा कि कंडीशन में कहा गया है कि आयतन न बदले, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
प्रारंभिक आयतन बराबर अंतिम आयतन। आयतन नहीं बदला भाई, जो प्रारंभ में था वो ही अंतिम है। तो प्रारंभिक जो आयतन था वो था पाई आर वन स्क्वायर एल वन, और अंतिम निकला है पाई 19/20 आर वन स्क्वायर एल टू। पाई से पाई कैंसिल होता दिख रहा है हमें साफ साफ, और यहाँ आर वन स्क्वायर बच रहा है, एल वन बच रहा है। 19 का वर्ग कर देंगे और 20 का भी वर्ग कर देंगे, तो 19/20 का वर्ग आ जाएगा यहाँ, और गुणा एल टू आ जाएगा, और आर वन का भी स्क्वायर आ जाएगा। उसको इधर लिख रहा हूँ, आर वन स्क्वायर। ये आर वन स्क्वायर से आर वन स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। अब हमारे पास बचता क्या है, देखिए हमारे पास बचता है एल टू इंटू 19/20 का स्क्वायर इक्वल्स टू एल वन, ये बच गया। और एल टू इंटू 19 का वर्ग कर दीजिए, 361/400 बराबर एल वन हो जाएगा, या फिर हम इसको लिख देंगे एल टू बराबर 400/361 एल वन। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो अंश हर बन गया और हर अंश बन गया। अब लंबाई में प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे, लंबाई में प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि का सूत्र आपको पता होना चाहिए, ये होगा अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक गुणा 100। ठीक है, अंतिम आई है 400/361 एल वन माइनस एल वन बटे एल वन गुणा 100। अब इसके बाद इधर सोल्व करते हैं इसको। देखो हमारे पास 400/361 है, -1, अगर हम L1 को कॉमन ले लेते हैं और बटे में L1, L1 से L1 कट गया, 400 माइनस 361/361 हो गया। 400 में से 361 घटा दो। अब 400 में से 361 घटा देते हैं, कितने बचेंगे हमारे पास, 29 बचेंगे। 29/361 गुना में 100। 29 में 100 की गुणा करा देंगे और बटे में 361 लिख। माफी चाहूंगा, 29 नहीं 39 बचना चाहिए। ओके, तो 39 लिखेंगे यहाँ पर, 39। और जब हम 3900 को 361 से डिवाइड करेंगे तो देखो नीचे 361 है, ऊपर 390 मान लीजिए, अगर जीरो को छोड़े तो एक बार चलेगा, फिर ना चलने की जीरो लगेगी, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 10 पॉइंट समथिंग के मतलब कितना आएगा, 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 27, 3 × 8 = 24, 10.8% के लगभग आएगा, ये वृद्धि होगी इसमें। ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूँ बात आपकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। ये इसमें हमें कहा गया है कि यदि तीन बिंदु A0, 1, -1, 11, 4 संरेख हैं तो A का मान ज्ञात कीजिए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए, बिंदुओं को नोट कर लेते हैं पहले। अब बारी बारी से हम इनको x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मान लेते हैं। x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, और x3 y3। अब क्योंकि बिंदु संरेख हैं
और यहाँ बिंदु संरेख होने के लिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 0 हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 0 के। या फिर हम कंडीशन का सीधा-सीधा अप्लाई करें तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। वैल्यूज रखते जाते हैं। a है x1 का वैल्यू, y2 का -1 है, y3 का 4 है, प्लस x2 का वैल्यू 1 है, y3 का 4 है, y1 का 0 है। x3 का वैल्यू 11 है, y1 का वैल्यू 0 है, y2 का वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। a इंटू -5 हो जाएगा यहाँ, और +4 आ जाएगा, और +11 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस का 5a है और इधर 15 बच जाएगा बराबर 0। -5a दूसरी साइड जाकर प्लस का 5a हो जाएगा बराबर 15 आ जाएगा, और a बराबर आ जाएगा 15/5। a का वैल्यू आ जाएगा 5 तिया 15, यानी 3 आ जाएगा a का वैल्यू। ठीक है, बात आई समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो क्रम से 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के 3 गोलों को पिघलाकर बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको, जब इसको आप पेपर में लिख रहे होंगे, बाई चांस अगर ये आ जाए, तो कैसे शुरुआत आपको करनी है। आपको मान लेना है, माना किए गए गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः R1, R2 व R3 है, तथा बनने वाले बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। देखो, यहाँ गोलों को पिघलाया जा रहा है, और जब हम एक वस्तु को, एक ठोस को पिघलाकर दूसरा ठोस बनाते हैं तो आयतन कभी बदलता नहीं है। अब बने नए गोले का आयतन ये जो नए गोले का आयतन है, ये पुराने तीनों छोटे गोलों के आयतनों के योग के बराबर होगा। तो तीनों छोटे गोलों के आयतनों का योग। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3। पहले छोटे गोले का होगा 4/3 पाई r1 की घात 3। दूसरे छोटे गोले का होगा 4/3 पाई r2 की घात 3। तीसरे छोटे गोले का होगा 4/3 पाई r3 की घात 3। अब हम देख पा रहे हैं 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा इधर राइट हैंड साइड में से। तो 4/3 पाई कॉमन ले लो, तो यहाँ r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब बच जाएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ वैल्यू रख देते हैं r1 की जो कि 5 है, 5 का स्क्वायर, r2 की जो कि 4 है, 4 का स्क्वायर, और r3 की जो कि 3 है, 3 का स्क्वायर। r क्यूब इक्वल्स टू 5 का
अच्छा, स्क्वायर नहीं दोस्तों, ये क्यूब है। 5 का क्यूब होगा 125, 4 का क्यूब होगा 64 और 3 का क्यूब होगा 27। इन सभी को जोड़ लेते हैं। 7 और 4 11 और 5 हो गए 16, हासिल 1 चला गया। 6 और 2 8 और 2 10 और 1 हो गया 11। 11 और 1 2, 216 आ गया। 216 किसका घन होता है? 216 घन होता है 6 का। तो इसको हमने 6 का घन लिख दिया और इस क्यूब से क्यूब को कैंसिल कर दिया, तो आर का वैल्यू आ गया 6। और किस में आएगा? ये सेंटीमीटर में आएगा। तो ये हमें इसमें ज्ञात करना था, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, बात आई समझ? ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमें दिया गया है स्टैटिक्स से, और स्टैटिक्स आपके पेपर में पूछा जाता है 20 अंकों का। तो यहां हम इसकी शुरुआत करते हुए लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। फिर हम लिख लेते हैं बारंबारता। फिर हम लिख लेते हैं मध्यमान। फिर हम यहाँ लिख लेंगे एफ गुणा एक्स। और चूंकि इसमें माध्यिका का भी बतानी है, तो यहाँ हम लिख लेंगे संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल दिए गए हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ये लास्ट वाली लाइन यानी ये रो जो छोड़ी है, इसमें हम योग ज्ञात करेंगे। बारंबारता लिख लेते हैं 4, 8, 15, 20, 5 और 4। इनका योग ज्ञात कर लेते हैं। 8 और 4 12, 15, 27 और 20 47 और 5 43 और 5 हो गए 52 और 4 56। अब मध्यमान कैसे निकालते हैं? देखो, ये जो वर्ग अंतराल है, इसकी निम्न सीमा 10 है, ऊपरी सीमा 20 है। 10 और 20 जोड़कर 30 हो गए। 30 का आधा कर दिया तो 15 आ गया। 20 और 30 को जोड़ दो 50 हो जाएगा। 50 का आधा 25 हो जाएगा। 15 और 25 में 10 का अंतर है, तो सब में 10-10 के अंतर से इनको आगे बढ़ाते चले जाइए। यहाँ समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि हम यूज करने वाले हैं, तो हमें इनकी डायरेक्ट गुणा करानी है नेक्स्ट कॉलम में। 15 चौका 60 हो गए, 25 अट्ठे 200 हो गए। 35 और 15 की गुणा करानी है। चलिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। 35 और 15 की गुणा करानी है। ऐसे ही डायरेक्ट भी करा सकते थे, क्योंकि 15 का जो पहाड़ा होता है वो बहुत आसान होता है। 15 पंजे 75 हो जाएंगे, हासिल पहुंच जाएंगे 7। 15 ती 45 और 7 हो जाएंगे 52। ओके, 45 दूनी 90, 900 हो जाएंगे यहाँ पर। पंजे पंजे 25 हो जाएगा, पंजे पंजे 25 और 2 27 हो जाएंगे। 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 और 2 26 हो जाएंगे। अब हमें इन सभी का योग ज्ञात कर लेना है साथ ही साथ। तो सभी का योग कर लेते हैं। 5 और 5 हो गए 10, हासिल पहुंच गया 1। 1 और 6 7 और 2 9 और 7 16 और 6 22 हो गए, हासिल पहुंच गए 2। 2 और 2 4 और 5 9 और 9 18 और 2 20 और 2 22 हो गए। ओके, एक बार और जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10 हो गए, 6 और 2 8 और 7 15 और 6 21 और 1 22 हो गए। 22 2 गए हासिल, 2 और 2 4 और 5 9 और 9 18 और 2 20 और 2 22 हो गए। संची बारंबारता निकाल लेते हैं। कैसे निकलती है? पहली बारंबारता को एज इट इज लिख दिया। अब इस बारंबारता को आगे लिखा और इस कॉलम में, इस रो में जो भी बारंबारता है वो इसमें ऐड कर दी। तो यहाँ आ गया 12।
12 में फिर अगली बारंबारता को जोड़ लिया जो कि 15 है तो 27 हो गए। 27 में अगली बारंबारता 20 को जोड़ दिया तो 47 हो गए। 47 में 5 जोड़ दिया जो कि अगली बारंबारता है तो 52 हो गए। 52 में 4 जोड़ दो तो 56 हो गए। लास्ट वाली संची बारंबारता वही आती है जो बारंबारताओं का योग होता है। अब हम यहाँ सिंपली समांतर माध्य सबसे पहले निकाल लेते हैं। समांतर माध्य के लिए हम यहाँ सूत्र अप्लाई करने वाले हैं सिग्मा एफ गुणा एक्स बटे सिग्मा ऑफ एफ। ओके, ये 2220 है बटे में 56 है। अब हम इसे 4 से डिवाइड कर देते हैं। पहले 4 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। ओके, 4 एकम 4, 4 चौक 16। 7 से डिवाइड हो जाएगा क्या? 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49। हाँ, 7 से डिवाइड कर लेते हैं। इसको डिवाइड करते हैं 7 से, 7 सत्ते 49 चल जाएगा। 49 और फिर यहाँ नहीं, 7 से नहीं कटेंगे। 14 से डायरेक्टली ही इसको डिवाइड करते हैं। 14 से डायरेक्टली डिवाइड करते हैं। 14 लिख दिया इधर, इधर लिख दिया 555। 14 तिया 42 चल जाएगा। यहाँ हमारे पास 5 में से 2 गए, 3 बचेंगे, इधर 1 और ऊपर से 5 आएगा। और यहाँ 9 बार चल जाएगा। फिर 9 चौक 36 हो गए, 9 एकम 3, 12 हो गए, 126। 15 में 6 गए, 9 बचेंगे। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 6 बार चल जाएगा तो लगभग 39.6 के लगभग आ जाएगा समांतर माध्य का वैल्यू। माध्यिका का निकालने के लिए हम सबसे पहले n/2 निकालेंगे। n/2, n/2 का मतलब है 56/2। n का मान सिग्मा f का मान ही होता है, 28 आ जाएगा। अब 28 संची बारंबारता ढूंढेंगे हम यहाँ पर। तो 28 कहाँ पड़ रहा है? 47 वाले में पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ तो 27 तक है और यहाँ 28 से लेकर 47 तक है। तो हमारे पास जो माध्यिका का वर्ग है वो है 40 से 50। यहाँ देख सकते हैं आप पीछे 40 से 50 हमारे पास माध्यिका का वर्ग है। सामने लिख देते हैं माध्यिका का वर्ग। 40 से 50। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलेंगी। एक तो एल की वैल्यू मिलेगी जो कि 40 है, और एक एच का वैल्यू मिलेगा जो कि 10 है, और एक एफ का वैल्यू मिलेगा। एफ का वैल्यू हमारे पास क्या है? देखो, ये जो बारंबारता है इस माध्यिका वर्ग की, वही एफ का वैल्यू होता है। और सी एफ का वैल्यू क्या है? 27 है, क्योंकि यहाँ जिसमें हमें n/2 मिला है उससे ठीक ऊपर वाली बारंबारता संची बारंबारता होती है। तो 20 और 27, ठीक है, ये 20 है और सी एफ 27 है। अब हमें सिंपली माध्यिका के लिए फॉर्मूला यूज करना है, जो कि उम्मीद करता हूँ आपने लर्न कर रखा होगा। माध्यिका बराबर होगी L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल का वैल्यू रख दीजिए सबसे पहले, तो 40 है एल का वैल्यू, प्लस n/2 का वैल्यू रख दीजिए जो कि 28 है, माइनस सी एफ का वैल्यू रख दीजिए जो कि 27 है, बटे में 20 और गुणा में 10 रख दीजिए। तो 40 प्लस 1/20 गुणा 10। कितना सिंपल सवाल दे रखा था, देखो ये कोई कैलकुलेशन में खास था ही नहीं, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। प्लस 0.5, तो ये हो गया 40.5। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मानक विचलन और प्रसरण गुणांक का। लिख लेते हैं इसको भी। वर्ग अंतराल पहले दिए गए हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50।
बारंबारता लिख लेते हैं यहाँ पर। 5, 7, 8, 11 और 9। मध्यमान निकाल लेते हैं। ओके। 0 से 10 का मध्यमान 5 हो जाएगा, 20 से 30, 10 से 20 यानी 30 हो गए, 30 का आधा 15 हो जाएगा। 5, 15, 25, फिर 35 और फिर 45। ये मध्यमान हो गए। अब हम यहाँ f गुणा x निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होगा, हमें इसका समांतर माध्य निकालना होगा। तो पंजे पंजे 25 हो गए, 15 सत्ते 105, 25 अट्ठे 200, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 38, 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 4 40। ठीक है, अब बारी आती है योग ज्ञात करने की। तो योग ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले बारंबारताओं का 7 और 5 12 और 8 20 और 20 40। अब इन आंकड़ों का 5, 10, 15, 20। हासिल 2 गए, 2 और 2 4 और 8 12। हासिल 1 गया, 2 और 2 4 और 3 7 और 4 11। 1120 हो गए। एक बार और जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20। 2 और 2 4 और 8 12। 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 और 4 11। ओके। अब सबसे पहले हम माध्य निकाल लेते हैं। माध्य होगा x बार, और ये सिग्मा f गुणा x बटे सिग्मा ऑफ f हो जाएगा, यानी 1120 बटे में 40। तो से 0 को काट देते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 चल जाएगा, और 3 बच जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएंगे। तो हमारे पास 28 शेष रह जाएगा। अब हमें यहाँ x माइनस एक्स बार ज्ञात करना है। x माइनस एक्स बार का मतलब है 5 में से 28 घटाओ, और साथ में क्या करते हैं, चलो ठीक है, यहाँ माइनस तो लेना नहीं है, मतलब माइनस तो लेके चलना है, क्योंकि यहाँ हम प्रसरण ज्ञात करने वाले हैं। तो 5 में से घटाओ आप 28 को, ये x होता है हमारे पास। 5 में से 28 घटाओगे तो -23 आएंगे। ओके। 15 में से 28 घटाओ, 15 में से 28 घटाओगे तो कितने भाई, -13 आएंगे। 25 में से 28 घटाओ तो -3 आएंगे। 35 में से 28 घटाओ तो कितने आएंगे, 35 में से 28 घटाओ तो प्लस के 13 आएंगे, प्लस के 13। और 45 में से 23 घटाओ तो 45 में से 28 घटाओ तो प्लस के 23 आएंगे। बात आई समझ। मिस्टेक हुआ ना, सही करते हैं इसको। मिस्टेक क्या है, ये दोनों एंट्री मिस्टेक। देखो, हमारे पास जो है यहाँ पर 35 है, उसमें से हमें 28 घटाना है, तो 7 बचेगा हमारे पास। है, और 45 में से घटाएंगे तो 17 बचेगा। बाकी सब एंट्री ऊपर ठीक है। यहाँ हम इसका पार्टीशन कर लेते हैं जरा, लास्ट कॉलम का। जरूरत पड़ेगी हमें एक और कॉलम। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे। ओके, चलिए स्क्वायर करते हैं इसका। जो 23 का स्क्वायर होगा ना, वो 529 होता है। तो 23 का स्क्वायर 529 यहाँ लिख दिया हमने। जो 13 का वर्ग होता है वो 169 होता है। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, और 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग 289 होता है, 289। अब इनकी f के साथ गुणा हमें करानी है, f इन
एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है। एफ हमारे पास यहाँ 5 है, देखो 5 की गुणा 529 में करानी है, तो 5 नम 45 हो गए, हासिल 4 पहुंच गए, 5 दूनी 10 और 4 14 हो गए, हासिल 1 पहुंच गया, पंजे पंजे 25 और 1 26 हो गए। 7 की गुणा 169 के साथ कराएंगे, 7 नम 63 हो गए, हासिल 6 पहुंच गए, 7 छिंग 42 और 6 48 हो गए, हासिल 4 पहुंच गए, 7 एकम 7 और 4 11 हो गए, 8 नम हो गए 72, 11 नम हो गए 99, हासिल 9 पहुंच गए, 11 चौक 44 और 9 53 हो गए। ठीक है। नम नम 81 हो गए, हासिल पहुंच गए 8, 9 अट्ठे 72 और 8 80 हो गए, हासिल फिर पहुंच गए 8, 9 दूनी 18 और 8 हो गए 26। अब इन सभी को ऐड कर लेते हैं, 5 और 3 8 और 2 10 और 9 19 और 1 20, हासिल 2 पहुंच गए, 2 और 4 6 और 8 14 और 7 21 और 3 25 हो गए, हासिल फिर 2 पहुंच गए, 2 और 6 8 और 1 9 और 5 9 और 5 14 और 6 20 हो गए, हासिल 2 पहुंच गए, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 हो गए, 70 50 हो गया ये। इसमें हमें कहा था कि मानक विचलन और प्रसरण गुणांक बताइए, तो अब सबसे पहली बारी आती है प्रसरण गुणांक की। प्रसरण गुणांक ज्ञात करने के लिए हम सिग्मा स्क्वायर लिखेंगे और ये होगा इसका फॉर्मूला सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे सिग्मा ऑफ एफ, यानी 70 50 के बटे में 28। ठीक है। इसको हम 2 से डिवाइड कर ले, पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और यहाँ आ जाएगा 14। ठीक है। अब हम इसको 14 से डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, 35 25 लिख लिया, ऐसे बच्चों की तरह कर लेते हैं ताकि मिस्टेक न हो। ओके। 14 एकम 14, 14 दूनी 28 हो, 15 में से 8 गए, 7 बच गए, ऊपर से 2 ले आए, 14 पंजे 70 हो गए, बच गए कितने, 2 बच गए, 2 बच गए, ऊपर से 5 ले आए, 14 एकम 14 हो गए, यहाँ 1 बच गया, यहाँ भी 1 बच गया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, यहाँ 6 बार चल जाएगा, 14 छिंग 84 हो जाएंगे और यहाँ 6 बचेगा और 3 बचेगा, अब 0 बढ़ा लिया, फिर तो नहीं बढ़ेगा, टैप गलत ले लिया वहां पर, टैप को सही करते हैं भाई, 14 सत्ते 98 चल जाएगा इसमें, तो टैप को सही करते हैं, 14 सत्ते 98। ठीक है। बचेंगे कितने, 12 बचेंगे, फिर 120 बन जाएगा ये, अब यहाँ अट्ठे चल जाएगा, तो प्रसरण तो होगा 251.78, ये तो प्रसरण आया। मानक विचलन ज्ञात करने के लिए हम इसे 251.78 का निकालेंगे वर्गमूल, तो यहाँ भाग विधि यूज कर रहे हैं वर्गमूल की, 1 एकम 1 चल जाएगा, बचेगा 1, फिर 51 को नीचे लाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब इसके साथ हम ऐसी कौन सी संख्या लें, इसके साथ हम ले लेते हैं 5 और यहाँ भी लिख देते हैं 5, क्योंकि 25 पंजे होता है 125, 11 में से 5 गए 6 बचेंगे और इधर 4 में से 2 गया 2 बचेगा। अब ऊपर से हम 78 को नीचे ले आएंगे, यहाँ डेसिमल लगा देंगे और यहाँ अब हम ऐसी कौन सी संख्या ले सकते हैं, यहाँ हम संख्या ले सकते हैं 8। ठीक है। क्यों ले सकते हैं, 25 और 25 में 5 जोड़ दो तो 30 हो जाए और इसके साथ हम 8 ले लेते। ठीक है। तो लगभग 15.8 आ जाएगा प्रसरण, लेकिन उसे लिखने से पहले ये कैलकुलेशन रफ कर देते हैं, याद रखिएगा 15.8
है वहाँ। मानक घन सिग्मा बराबर होगा अंडर रूट 251.78 और ये 15.8 के लगभग आएगा। आप लगभग एग्जाम में लिखकर छोड़ देंगे, ऐसे एक अंक के बाद डेसिमल के एक अंक तक निकालकर लगभग लिखकर आंसर लिख देंगे। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया सिंप्लीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, और इसमें आपको माध्यिका पूछी गई है। दो पार्ट बनाकर दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट को पहले हम लिख लेंगे आरोही क्रम में, जो कि अभी आरोही क्रम में नहीं है। तो आरोही क्रम लिखा आंकड़ों का, सबसे छोटा आंकड़ा हमें दिखाई दे रहा है 12, उससे बड़ा दिखाई दे रहा है 14, 14 14 दो बार है इसमें, फिर 19 है, फिर 20 है, फिर 22 है, फिर 25 है, और 25 दो बार दिखाई दे रहा है। 25 के बाद फिर इसमें 28 है। ठीक है, आई थिंक कंप्लीट हो गए। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ जो पदों की संख्या n का वैल्यू है वो 9 है। पदों की संख्या n इक्वल्स टू आ गई 9, जो कि विषम है। अगर पदों की संख्या विषम हो तो माध्यिका होती है n+1/2वां पद। 9+1/2वां पद, यानी 10/2वां पद, यानी पांचवा पद। अब आपने ऊपर जो आरोही क्रम लिखा है उसमें से आप पांचवा पद गिन लो, 1 2 3 4 5, तो माध्यिका हो जाएगी 20। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट का आरोही क्रम लिख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 10 है, और फिर 12 है। यहां अगर हम गिने तो n का वैल्यू हमें मिलेगा 6, जो कि सम है। अगर सम है तो माध्यिका क्या होता है? माध्यिका दो मध्य पदों का समांतर माध्य होती है। मध्य पदों का योग बटे 2। ठीक है, दो मध्य पद कौन कौन से हैं? बिल्कुल बीच में 7 और 8 आया हुआ है, तो 7+8/2 हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, यानी 7.5 आ जाएगी इनकी मान। ओके, ये भी सिंप्लीफाई हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये इस 17 का है। ये 3 अंकों का पूछा गया है। इसमें कहा गया है एक कक्षा में 45 छात्रों में से 15 लड़कियां हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कुल छात्र कितने हैं। कुल छात्र हैं 45। लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां 15 हैं। लड़के कितने हैं? लड़के निश्चित तौर पर 30 होंगे। लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। ठीक है, लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम है।
देखो औसत भार दिया गया है। औसत भार क्या होता है? सभी भारों का योग बटे उनकी संख्या। तो यहां से मैं लिख सकता हूं लड़कियों के भारों का योग बराबर होगा 45 गुना लड़कियों की संख्या, जो कि कितनी है? 15 है। तो 45 गुना 15 ये भारों का योग हो जाएगा। गुना कर लेते हैं। 15 पंजे 75, हासिल 7 पहुंच गए। 15 चौका 7 और 60 67 हो गया। यहां से लड़कों के भारों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। लड़कों के भारों का योग ये हो जाएगा 52 गुना इनकी संख्या। कितने हैं लड़के? 30 हैं। तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 1560 हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर हमें पूरी कक्षा का औसत भार चाहिए तो हमें पूरी कक्षा के बच्चों के भारों का योग चाहिए। कक्षा के सभी बच्चों के भारों का योग ज्ञात कर लेते हैं। 675 प्लस 1560, 5 7 और 6 13, 2235। ठीक है, ये आ गया। अब पूरी कक्षा का औसत निकल सकता है। ठीक है, पूरी कक्षा का औसत भार। निकलेगा कैसे? सभी बच्चों के भारों का योग और बटे में उनकी संख्या। 2235 के बटे में आ जाएगा 45। 5 से काट दो इसे पहले। 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, फिर 5 सते 35 हो गया, और फिर 5 नम 45 हो। फिर 9 से काट देते हैं इसे। 9 चौक 30 हो गया। 36। अब बचे कितने आगे? 8 बचे, 87 हो गया। नम नम 81 चल जाएंगे, और फिर 6 बच जाएंगे। 9 छकी 54, 9 सत्ते 63, 9 छकी 54 चल जाएगा। तो लगभग इतना आ जाएगा, 49.6 के आसपास इतना लगभग लिख देंगे। तो ये था आज जो पेपर आया था आपका 11th एग्रीकल्चर मैथ का, उसका सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन अच्छे हुए होंगे और इस सॉल्यूशन से मैच हो गए होंगे। ठीक है, आगे अगर आपका कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन पेपर को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।